मैं जब भी नहाने जाती कोई मुझे छुपकर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मैं अपने बेटे के कमरे में गई। उसका मोबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने तो मेरी आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता कोई अजीब सी नजरें हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आता था। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ाए हुए हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं कोई वह किस्म की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी। कहीं कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती जल्द ही बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी से शावर लिया था और फटाफट से कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी नज़रों में हूँ या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वजह से मैं इस कदर परेशान थी कि शायद लफ्ज़ों में अपनी परेशानी को बता नहीं सकती थी। ना तो मैं कोई जवान खूबसूरत हसीन लड़की थी कि मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही शख्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुजारा हो जाता था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वह सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर ये कौन सी नज़रें थीं जो हर वक्त मेरा दीदार करती थी। मुझे लगता था जैसे मैं किसी नज़रों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, और जब ये नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठती हैं तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती थी। वह मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता। शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हैं। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक गई थी। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जो बात का मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। मैं इससे हमेशा बातचीत करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को करण को दूध का गिलास उसके कमरे में देने गई तो वह अपने लैपटॉप में किस कदर बिजी था। मेरे आने का उसे पता तक नहीं चला था। मैं इसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, उसके लैपटॉप पर जो मंजर दिखा, मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी कि फौरन ही करण लैपटॉप बंद कर मुझे देखकर बोलने लगा। कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे को बजाया क्यों नहीं? मैं एकदम ही घबरा सी गई। मैंने माना ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाजा बजाकर आना चाहिए था। लेकिन वह मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन यह नहीं जानती थी ये सब कुछ। बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल जो आया उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वह मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग कैसे सोचने पर मजबूर हुआ था। मेरी आंखों से तकलीफ के आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, ऐसा सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता। लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज़ देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वह नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को सामान्य किया था। एक दिन मैं आंगन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर से मुझे लगा कि किसी कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलटकर देखा। किसी की परछाई सी नजर आई, जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने छत पर मुझे इस वक्त खाली नजर आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा था। किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे, और जब मैं इस घर में आई थी मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूँ और कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। आसपास के मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से भी मिल नहीं पाई थी,
कुछ मेरा स्वभाव भी अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक की मिजाज का था। मोहल्ले में आते ही इसने मुझे कहा था कि आपको ज्यादा मोहल्ले में मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर में ही रहा करो। मेरा सौतेला बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करण के पापा से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। करण के पापा मुझसे 20 या 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में मैं विधवा भी हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, और ये वजह थी कि करण को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वह मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के रंग के कपड़े बनाकर देता था। कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा हैं, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं। मैंने बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था। हर वक्त जब भी करण घर पर आता तो घर को एक अजीब नज़रों से देखता, जैसे कि इसके पीछे मैंने घर पर किसी को बुलाया हो। चारों तरफ आंगन में नजरें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं पूछती तो कहता, कुछ नहीं, अपने कान से काम रखा करो। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या मसला है, लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था। बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे बेटा ही समझा था, इसलिए खामोशी से इसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि करण के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा न था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और ऊपर से बेटा भी शक की मिजाज का था। अभी मैं ये मसला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ले ली थी। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में देखता था। मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था, न कोई ऐसा सुराख जिससे कोई झांक सके, लेकिन यूं किसी का छत पर मुझे देखना एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि करण के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा शायद वह आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साल का नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन करण की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस में आया हूँ, आप लोग शायद नए हैं, इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा है कि पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने इसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दे। आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होंगी, इसलिए मुझे बेटा मत कहें। इसकी बात सुनकर तो मैं इसे हैरत से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। यह बात सुनकर उसने पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वह लड़का आपका बेटा है? मैंने तो समझा कि आपका छोटा भाई है। यह कहकर वह बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो उसे देखते ही रह गई थी। करण के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था। करण बड़ा खुले मिजाज का लड़का था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कहो। इस बात पर उसने अपनी दोनों भौहें ऊपर की। कहने लगा कि नहीं जी, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि मैं आपको आंटी कहूं। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है। मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीनन वह भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसके इस तरह के ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा, चलो नाम न बताओ, एक कप चाय ही पिला दे, पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है। यह कहकर वह सहन पर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं करण आ गया तो न जाने किस नजरों से मुझे देखेगा। क्या सोचेगा वह? खाली घर को भी देखता है जैसे कोई घर में छुपा बैठा हो। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दे दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे ज़रा किचन में काम है। यह कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि करण किसी भी वक्त पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलूंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। ये कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर गया। मैं तो इसकी बातें सुनकर चकराकर रह गई थी।
अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई। मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पूछने लगी, कौन है? करण की बड़ी गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। दरवाजा खोला तो बड़ी गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था? करण की आंखें इस वक्त न जाने किस वजह से लाल थीं। बहुत बहुत ही गुस्से में था। मेरी जुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ा आई थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछकर दरवाजा खोला था आपने? क्या एक बात आपको समझ नहीं आती? यहां कोई भी आए आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। कोई जरूरत नहीं है मेल जोल बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगाकर जाऊंगा। यह कहते ही वह सीधा अपने कमरे में गुस्से में चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं करण की मां ना हूं, उसकी खरीदी हुई गुलाम हूं। मुझे सांस भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया और करण के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान ही वह मुझे बार बार इसी लड़के के बारे में पूछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देख लूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बातें करूं और आप इतने हल्के रंग ना पहना करें। अगर आपने नीले रंग के कपड़े पहने तो आप बहुत जचेंगी, जैसा कि आपने उस दिन सहन में पहना था। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। वाकई कोई था जो मुझे देखता था। देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे। उनकी छत हमारे घर से ऊंची थी और साफ साफ दिखाई देता था और मेरा किचन सहन में ही था, इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त सहन में ही गुजरता था। लेकिन जो नजरें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उठती हुई महसूस होती थी, वह मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक्त पसीने से तर हो चुकी थी। मुझ पर अजीब गरीब सी घबराहट होने लगी थी। कौन था जो मेरी जिंदगी में और जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी कभी भी खुशी में नहीं गुजारी थी। करण के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के थे और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र की थी और वह मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं कि मैं किसी दूसरे लड़के से चक्कर चला लूंगी। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता। वह हर वक्त मेरे साथ किसी साए की तरह ही रहते थे और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद करण के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी घर की मालिकियत ना देना, इसे पाई पाई से मोहताज रखना, कहीं यह भाग ना जाए। खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूं सारी जिंदगी यह मेरे नाम पर ही गुजारे, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। यह वो आखिरी अल्फाज थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह भरे थे, और वो जहर अब करण मेरे साथ उबलता रहता था। उसने कभी भी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस इसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चिल्लाती हुई सहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीख तेज हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांघकर मेरे घर में आ गया। उसने फौरन से मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना मैं बुरी तरह से जल जाती। मैं इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने सामने रस्सी पर पड़ी चादर उतारकर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अचानक इस वक्त मेरे घर का दरवाजा खुला था। सामने करण था। इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और इससे गुस्से से पूछने लगा। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? मैंने कहा, करण इसका गिरेबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लग गई थी। हालांकि अभी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा। कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ बनाना। ये कहकर वह इस लड़के का गिरेबान पकड़ते हुए झंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, वह कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, करण, तुम गलत समझ रहे हो।
मैं माँ हूं तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो? मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरेबान करण से छुड़वाया। कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ आया था। उनका दुपट्टा जल रहा था, उनको आग लग सकती थी। मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है? अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा। करण इस लड़के से कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारी माँ लगती है, क्यों आए थे यहाँ इन्हें बचाने? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये सुनकर मैं हैरत से करण की तरफ देख रही थी। यानी कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जीऊं या मर जाऊं। वह लड़का कहने लगा कि ये मेरी कुछ भी है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं जरूर इन्हें बचाने जाऊंगा। तुमसे जो होता है कर लो। ये कहना था कि करण ने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था। दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। यह देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया। इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वह लड़का करण को बोलता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय दीवार लांघकर वापस गया था। यह देखकर करण बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया, मेरे दोनों बाजू पकड़े और कहने लगा, ओ तो यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, किसी शहर में तुम्हें मारकर दफना दूंगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूंगा। वह तो जैसे सारी तमीज ही भूल गया था। इसके बाद करण घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा। उसने बराबर घर की दीवार पर करंट की वायर लगा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक मैं यही समझ रही थी कि शायद यह मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम से मुझे देखता है, लेकिन यह शक मेरा वहम नहीं था। कौन था वह शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने उसकी मिन्नत की कि वो एक रात मेरे पास रुक जाए। मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वो मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, करण के आने का वक्त हुआ तो मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि करण को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने करण को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा ना था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर उड़ा दी और उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वो वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ। मेरे कमरे का दरवाजा बड़ी आहिस्ता से खुला। एक शख्स खुद पर कोई शॉल ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से होल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वो शख्स मुझे अंधेरे में नजर ओ नहीं आ रहा था, मगर वह मुझे अपने आप को छुड़वा रहा था। शोर की आवाज से करण मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरा पहला पति था, जिससे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वह शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली है। मुझे भी तकलीफ दी थी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी, तो वह बताने लगा कि उसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने उससे शादी कर ली थी। मुझे भी तलाक दे दिया था, लेकिन शादी के चंद साल बाद ही उस लड़की की मृत्यु हो गई और इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेले ही पाला है, लेकिन इसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा। वह मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार करण से भी बात कर चुका था, लेकिन करण नहीं माना। इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा, लेकिन करण की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती थी, दरवाजा बंद होने की आवाज इसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वह दीवार लांघकर मेरे घर पर आ जाता था। पहले पहले मैंने मिन्नतें की कि वह मेरे साथ जुल्म न करे और मेरी शादी इससे करवा दे। पहले तो करण नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।